मरूर और गौरव ऊंट कार्यक्रम में था सगला दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आ एक खासी प्रस्तुति है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से, जी में आपा ऊंटा का बारा में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपा ने सबने पता है कि ऊंट रेगिस्तान को जहाज कियो जावे है और ऊंट रेगिस्तान का रीढ़ की हड्डी भी कियो जावे है, क्योंकि हर चीज में ऊंट को उपयोग है। अभी आपा पहले परिवहन में उपयोग करता है, फिर भी का दूध का बेचान में आ गया, और अब आपा चाहवा कि जो पशुपालक भाई बहन है वो ऊंटा को उपयोग ज्यादा से ज्यादा करे, सिर्फ दूध विक्रेता में ही नहीं बल्कि दूध का जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाए जाएं। और यही विषय पर आज आपा ने चर्चा करवा के लिए आमंत्रित किया है डॉक्टर सागर अशोक खुलापे जी ने, जो कि वैज्ञानिक है NRCC बीकानेर से। सागर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी। और आज का कार्यक्रम को विषय आपा राख्यो है कि ऊंट में प्रतिरक्षा प्रणाली को आपा परिचय लेवांगा और भी को उपयोग और स्वास्थ्य सुरक्षा में किया वो योगदान करे है। तो सागर जी, सबसे पहला सवाल आ मन में आवे है कि भाई प्रतिरक्षा प्रणाली तो हर जानवर में होवे, तो प्रतिरक्षा प्रणाली ने आपा किया समझ सका? जैसे कि हम सब जानते हैं, हर प्रतिरक्षा प्रणाली जो है एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली है जो हर पशु को किसी भी संक्रमण रोग से बचाव करती है, और साथ ही जब तक आपका पशु स्वस्थ है तब तक उसका उत्पादन या उसकी कार्यक्षमता अधिक से अधिक हम उससे ले सकते हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो प्रतिरक्षा पशु स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण काम करती है। अब आप चला ऊंट पर, तो ऊंट की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो क्या एक अनोखी और एक विशेषता रखे है, क्योंकि बहुत कठोर परिस्थिति में भी ऊंट जीवित रह सके है, कम पानी में विचरण कर सके है, तो क्या जीवित रहबा के लिए अयोग्य बनावे है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऊंट एक शुष्क वातावरण में रहने वाला प्राणी है। खास करके उसने ऐसे अनुकूलन अपने फिजियोलॉजी में किए हैं कि जो उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस वातावरण में रहने के लिए योग्य बनाते हैं। हम जानते हैं कि ऊंट और अन्य जो जुगाली करने वाले जानवर हैं उनमें एक फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, जिसके कारण ऊंट जो है वो शुष्क वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बना है। उसमें पहला कारण है कि उसके जो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट है, जो वाइट ब्लड सेल्स हम बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका, उसमें जो न्यूट्रोफिल का कंटेंट रहता है वो ज़्यादा रहता है ऊंट में मुकाबले जो जुगाली करने वाले जानवर है। साथ ही साथ जो लिम्फोसाइट्स है वो भी सही मात्रा में रहते हैं, लेकिन अगर हम बाकी जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय भैंस देखें तो उसमें लिम्फोसाइट का प्रमाण ज़्यादा रहता है। इसके अलावा ऊंट जो है, जो साधारण एंटीबॉडी जो मनुष्य और अन्य जानवरों में पाई जाती है वो तो बनाता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो हेवी चेन ओनली एंटीबॉडी भी बनाता है जो एकदम कारगर रहती है रोग की पहचान के लिए और साथ ही साथ रोकथाम के लिए भी। इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल अनुकूलन ऊंट ने किया है कि जैसे हम देखते हैं कि वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कर सकता है, उसकी जो RBCs है वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ के रख सकती है, जिससे ऑस्मोटिक शॉक उसको कम लग सकता है। ये सब एडेप्टेशन खास करके जो शुष्क वातावरण है जहाँ पे पानी की उपलब्धता कम है वहाँ परिचल में लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में आ सकती है। तो अब ऊंट में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो विकसित किया हुआ है, क्योंकि वो तो बहुत लाभकारी है। ऊंट ने हर जीवन जीवा के लिए भी सही बना है, कठोर परिस्थिति में रखे है, कम पानी की व्यवस्था हुए, तो वो विकसित होगा को तरीकों का ही है। हम जानते हैं कि ऊंट की जो कोई भी जो अगर प्रतिरक्षा प्रणाली हम देखें तो उसमें अलग अलग कोशिका रहे, अलग अलग ऑर्गन्स रहे, इनका प्रमुख कार्य रहता है। तो ऊंट में जो कोशिका का अगर हम प्रतिरक्षा प्रणाली देखें तो उसमें दो भाग पड़ते हैं। एक तो है कि जन्म से पहले उसकी डेवलपमेंट क्या है और जन्म के बाद क्या डेवलपमेंट हो रही है। जब नवजात बच्चा पैदा होता है उससे पहले उसमें जो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स है या फिर बोन मैरो डेवलपमेंट है वो गर्भाशय में ही होती रहती है, और साथ ही साथ जो नवजात पशु जब जन्म लेता है उसके बाद जो मांस का पहला दूध रहता है कोलोस्ट्रम, उससे बहुत सारी एंटीबॉडीज IgA, IgM इस टाइप की IgA आदि के द्वारा जो नवजात शिशु है माँ के दूध से अपने बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण बाकी जो रोग है या संक्रमण है
उससे वो बचाव कर पाए। तो जी हाँ, कि आप ना मानव में भी होवे और बाकी पशुओं में भी होवे कि जो पहलो पीलो गाढ़ो दूध होवे वो शिशु के लिए बहुत अच्छो है। बिया ही ऊँट का टाबर के लिए भी जो पहलो कोलेस्ट्रॉम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बीज से ही प्रतिरक्षा प्रणाली को निर्माण हो सके है। अब आप बात करा जो नैनो बॉडीज है बीने आप किया समझ सका कि मतलब साधारण भाषा में आप और मैं और हमारा जो दर्शक हैं, आम दर्शक हैं, वो आसानी से समझ सके हैं। अगर हम देखें कि जो ऊँट की प्रतिरक्षा प्रणाली है वो अलग अलग जानवर रहा या ह्यूमन जो मानव है उनसे बिल्कुल अलग है, जिसमें पहला उनका जो प्रक्रिया है उसमें है कि हेवी चेन ओनली एंटीबॉडीज। जो साधारण एंटीबॉडीज रहती है उसमें दो श्रृंखलाएं पाई जाती है, एक तो हेवी चेन और लाइट चेन। लेकिन ऊँट ये हेवी चेन और लाइट चेन एंटीबॉडी बनाने के साथ साथ केवल हेवी चेन ओनली एंटीबॉडीज भी बनाता है। अगर हम इन एंटीबॉडीज को देखें, ये अति सूक्ष्म रहती है, लचीली रहती है और कठिन से कठिन शरीर का जो अंग है वहां तक भी पहुंच के रोग का निदान भी कर सकती है, साथ ही साथ रोकथाम में भी अपनाई जा सकती है। तो अब जो नैनो बॉडीज हैं वो पशु स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होंगी? हाँ, पशु स्वास्थ्य में कोई भी किसान अगर हम देखें तो जरूरी है कि रोग की पहचान या रोग निदान, और जब तक हम रोग निदान सही से नहीं कर पाएंगे या पहचान सही से नहीं कर पाएंगे, वो हम उसके लिए जो रोकथाम के आवश्यक उपाय है हम प्रतिबंध रहे हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो जरूरी है कि रोग का निदान जो है वो जल्दी से जल्दी हो और खास करके ऐसे सेटिंग में हो जहाँ पे फार्म है या पेन साइट डायग्नोस्टिक हम जिसे कहते हैं वहाँ पे हो। तो ये जो हेवी चेन ओनली एंटीबॉडीज है ऊँट से निकली हुई, वो खास करके इन पेन साइट डायग्नोस्टिक किट्स में उपयोग में लाई जाती है। इसमें नवाचार शोध चल रहे हैं, खास करके पीपीआर रहा या फिर एफएमडी रहा, इन जैसे जो पशुओं के रोग है उसको निदान करने के लिए एंटीबॉडीज हमें उपयोग में लानी चाहिए। अब अगर आप मानव स्वास्थ्य की बात करें तो जो ऊँट की प्रतिरक्षा प्रणाली है बी को अध्ययन मानव स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी हो सके है? ऊँट अगर हम देखें, केवल ये जो हेवी चेन एंटीबॉडीज है उनको ये अपने खुद के लिए तो बनाता ही है, लेकिन अगर हम सही इसका अगर शोध पत्र और नवाचार अगर देखें तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही अपना योगदान देता आ रहा है। खास करके मानव स्वास्थ्य में जरूरी है कि हमारे जो टीबी रहा, एचआईवी रहा, जो अपने ग्लोबल एक संकट है या संक्रमण इसके पाए जाते हैं, उसके लिए इस कैमल आधारित एंटीबॉडीज जो है उनका उपयोग किया जाता है और इनको अलग अलग डायग्नोस्टिक किट्स या फिर ड्रग डिलीवरी सिस्टम इसमें उपयोग लाया जाता है। साथ ही हम अगर देखें तो जो कैंसर हम जिसे बोलते हैं, तो कैंसर में ड्रग डिलीवरी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है और ये जो हेवी चेन ओनली एंटीबॉडीज है वो खास करके जो कैंसर के लिए पेशी को जो टारगेटेड डिलीवरी है इन एंटीबॉडीज के मदद से एकदम सुलभ हो सकती है और जिससे साइड इफेक्ट भी कम हो सकता है और दवा की जो यूसेज है वो भी यूटिलिटी और अच्छी हो सकती है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनमें ऊँट की नैनो बॉडीज़ को इस्तेमाल किया जा सके। और मानव शरीर की ही बात अगर आप करा तो जिन बीमारियों को अभी तक इलाज संभव नहीं है तो भी पे शोध भी चल रहे हुए कि ऊँट की नैनो बॉडीज़ के जरिए आप ऐसी दवाइयाँ बना लिया जो आने वाला समय में मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सके। और यहाँ ही अपना जो मेडिकल स्टूडेंट है वो भी इको अध्ययन कर रहा है, अपना नया वैज्ञानिक भी पे अध्ययन कर रहा है कि नई नई चीज़ा नए नए आविष्कार आप इमें काई कर सका। इले आपने पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि भाई ऊँट को पशुपालन करना बहुत ही सही तरीका से हो सके। जब आपने नैनो बॉडीज़ की बात करी तो जी हाँ, जैसे मानव शरीर में से खून निकालो जावे और बाकी में बांटो जावे, बिया ही अगर नैनो बॉडीज को इस्तेमाल करने तो कहीं आप सीधा ऊँट में से ले लेवा भी से ऊँट ने कोई नुकसान नहीं होवे? नहीं, इसका ऊँट पे कोई डायरेक्टली नुकसान नहीं होता है। इसमें रक्त का एक नमूना हम ऊँट से ले लेते हैं, उसके बाद का जो पूरा प्रोसीजर है नैनो बॉडीज बनाने का वो पूरा और पूरा लेबोरेटरी में होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ इसको आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें जो नैनो बॉडीज के जो जीन्स है वो एम्पलीफाई किए जाते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर में डाल के नैनो बॉडी को हम बैक्टीरिया रहे, ईस्ट रहे, इसमें आसानी से
ग्रो कर सकते हैं। जी, और जो एनआरसीसी है अपना बी ने नैनो बॉडीज के लिए जो संशोधन और नवाचार किया है वो भी अपना दर्शका ने पता होना चाहिए, जिससे लोगों में बी के प्रति उत्साह भी बढ़े और आपनो काम करवा के लिए जागरूकता भी आवे। एनआरसीसी लगभग पिछले 15 साल से नैनो बॉडीज के क्षेत्र में अपना योगदान देता आ रहा है, अग्रगणी भूमिका उन्होंने अदा की है। बिल्कुल। इसमें अगर हम देखें कि पहले तो जो नैनो बॉडीज है, कुछ जो टॉक्सिन्स है, जो स्नेक वेनम है, उनके लिए भी हमारे संस्थान में नवाचार किया है इस क्षेत्र में। साथ ही साथ जो अलग अलग बीमारियां हैं उसके लिए भी इस नैनो बॉडीज का उपयोग हमारे संस्थान ने योगदान किया है। और अगर आप भविष्य की बात करा तो भविष्य में जो बायोटेक्नोलॉजी अपनी आएगी भी में ऊंट आपने लिए कितना महत्वपूर्ण हो सके हैं? अगर हम देखें कि ऊंट को केवल एक भूतकाल का पशु ऐसे नहीं देखना चाहिए, इसको हमें ज़रूरी है कि एक विज्ञान, संस्कृति इस आधार पे और नवाचार के आधार पे इसको देखना चाहिए। अगर हम खास करके देखें कि ऊंट के जो जीनोम है या फिर जैसे हेवी चेन एंटीबॉडीज़ है, इनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपयोग हो सकता है, जैसे इमेजिंग सिस्टम हो या फिर ड्रग टारगेटिंग हो। इसमें पशु और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए उपयोग है। तो इस बायोटेक्नोलॉजी का के अगर व्यू पॉइंट से, दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ऊंट में ज़रूरी है कि इसका नवाचार हमें करता रहना चाहिए और इसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। जी, एक सवाल मन में आ रहा है कि जब आप नैनो बॉडीज़ की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ऊंट की प्रतिरक्षा प्रणाली होनी ही चाहिए, वो ऊंट के लिए भी उपयोगी है और अपना मानव स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। तो अपना पशुपालक भाइयों ने ऐसे काई करना चाहिए कि बी की प्रतिरक्षा प्रणाली बनी रहे। कई बार अपना ऊंट बीमार भी हो जावे, वो आगे नहीं बढ़ पावे, बी में प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जावे, ई के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? ज़रूरी है कि सभी ऊंट पालकों से निवेदन रहेगा कि हम अपने जो पशु है उनका साल में 2 बार आप ज़रूर से ज़रूर कीड़े मारने की दवा उनको दी जाए, जिससे उन पे जो स्ट्रेस रहे एक्टोपैरासाइट्स का वो कम रहे। उनके खान पान और पानी की व्यवस्था सही से होनी चाहिए और जितना हो सके उनको अलग अलग चारा क्षेत्र में आपको उनको अलग अलग पत्तियां या फूल पौधे खाने से उनका स्वास्थ्य और अच्छा रहेगा। जी हाँ, कि आपने पता है कि जो ऊंट है वो बड़ा पेड़ा में खा, जैसे खेजड़ी को हो गयो, जड़ को हो गयो, ऐसा पेड़ा की चरा करे है, तो जिसे बी का दूध में ही प्रतिरक्षा प्रणाली भी बन सके हैं। बहुत सही तरीका से अगर ऊंट को लालन पालन किया जाए तो वो कभी बीमार नहीं होगा। और अपनी सरकार की तरफ से तो बहुत सारी योजना भी ऐसी चल रही हैं जिनमें ऊंट का स्वास्थ्य से लेकर बी का पशु को बीमो तक हो रहे है। और बिया ही अगर आप ऊंट ने सही तरीका से रखेंगे तो आपने भी लाभ होगो और आने वाली पीढ़ी ने भी आप कुछ नई चीज दे जा सका। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश आपने आई करनी है कि जो पशुपालक भाई बहन है ऊंट के प्रति भी आपने उत्साह दिखाएं और भी को उपयोग करें। अगर आपने ऊंट ने आधुनिक पशुधन से जोड़ दिया जाए तो अपनी अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? अर्थव्यवस्था पे अगर देखा जाए तो पशुपालन हमारी टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लगभग 25 से 30% का शेयर रखता है जी। तो इसमें दूध का ऊंट के अगर दूध रहा, उससे बनने वाले वूल रहा, इनका तो वो महत्व है ही, लेकिन साथ ही साथ हमें ज़रूरी है कि ऊंट को एक केवल पशु ना मानते हुए उसको एक केमिकल की फैक्ट्री माना जाए, जिसमें हम एंटीबॉडीज़ भी बना सके। कुछ उससे हम जो बायोएक्टिव पेप्टाइड्स रहते हैं दूध से निकलने वाले, तो एक चलती फिरती फार्मासिटी के तहत इसको हम देखना चाहिए, जो हमारे अर्थव्यवस्था को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और साथ ही साथ हमारे देश का जो विज्ञान है उसमें भी वो अपनी योगदान देता रहेगा। अब जो ऊंट है वो अत्यधिक तापमान में भी रह हुए है, जल की कमी में भी आपने जीवन जी ले हुए और रेगिस्तान में रह हुए, तो की जो आकृति है बिया की ही बड़ी है कि ऊंट के अलावा कोई भी पशु रेगिस्तान में सही तरीके से नहीं रह सके है। तो ऐसो काई विशेष एक ऊंट में प्रणाली में है कि वो हर मौसम में हर जगह पर आपनो स्तर बना सके है, क्योंकि ज़मीन पर भी बहुत सही तरीका से चले है। और पहले के ज़माने में तो जो परिवहन का साधन है वो ऊंट ही हो, लेकिन अब इनमें थोड़ा सा बदलाव आ गया है। तो ई के लिए थे काई कहना चाहो कि ऐसी काई विशेषता ऊंट में होवे है? अगर हम ऊंट का ड्राई वेदर के लिए अनुकूलन देखें तो पहले तो उनकी किडनी की जो
क्षमता है पानी को अपने शरीर में कंजर्व करके रखने की, वो बहुत अच्छी है। वो जैसे कि रेगिस्तान में पानी की कमी पाई जाती है, तो कम पानी वाली जगह पे भी ऊँट अच्छे से अपना गुजारा कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकी जो आरबीसीज जो है रक्त पेशी, तो ये लगभग 240% अपने में पानी इकट्ठा कर सकती है, जिसके कारण उसको कोई भी ऑस्मेटिक शॉक या अगर पानी की कमतरता कभी भी उनको नहीं मिल सकती, पर्याप्त पानी उनको अवेलेबल रहता है हमेशा। ये दो चीजें हैं। वैसी स्थिति में आ जावे है कि आपनो जीवन वो सरल तरीका से जी ले है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली जी आपने अभी बताया कि बहुत कम पानी में वो आपनो जीवन चला सके है। ऐसे बोले जावे कि एक हफ्ता में एक बार अगर ऊँट पानी पी ले तो वो भी इकट्ठो करके रख सके और फिर आसानी से पूरा सप्ताह निकाल सके है। हाँ मैम, लगभग 10 दिन तक ऊँट बिना पानी के भी रह सकता है, और लगभग अगर उसकी हम दिनचर्या भी देखें कि वो अगर चराई क्षेत्र में है तो लगभग एक दिन में 10 से 15 किलोमीटर अपनी चराई के लिए वो चल सकता है। मतलब चरबा के लिए भी बीने जो परिश्रम करना पड़ा है, बी में भी कोई कसर नहीं है, आप ऊँट आसानी से कर सके। अगर आप दूध की बात करा, दूध में एंटीबॉडीज और माइक्रोबेथल्स जो हुए हैं, बी में प्रोटीन स्वास्थ्य में सुरक्षा ने किया बढ़ा सके हैं। अगर मानव शरीर की बात की जाए, मानव के शरीर की अगर हम बात करें तो ऊँटनी का दूध एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुका है, जिसमें लैक्टोफेरिन्स है, कुछ विटामिन सी है अत्यधिक मात्रा में। साथ ही साथ इसमें अलग अलग विटामिन के साथ बायोएक्टिव पेप्टाइड्स भी है, जो अलग अलग डिसीज जैसे डायबिटीज रहा, ऑटिज्म रहा, इसके लिए कारगर साबित होते हैं, और जिसका लंबे समय तक अगर सेवन किया जाए तो दूध एक एडजंक्ट थेरेपी के रूप में उभर सकता है। अच्छा, अब आप बात करा, क्योंकि एक खासी प्रस्तुति है अपना राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र की, तो अनुसंधान ई में काई कर रहे हो, जैसे नैनो बॉडीज को जो उपयोग आप अलग अलग दवाइयाँ में अलग अलग बीमारियाँ के लिए उपयोग में ले रहा है, तो अनुसंधान केंद्र को कयो नयो काई सोच है, नवाचार के कर रहे हो है? फिलहाल हमारे संस्थान में ऊँट की एंटीबॉडीज के लिए हम अलग अलग जो डिसीजेस है, पीपीआर रहा, कोविड रहा, कोरोना वायरस रहा, इनके लिए हम संशोधन कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग टेस्ट किट रहे, इस पे हम काम कर रहे हैं। और जो अपना नया युवा भाई बहन है जो ऊँट का पशुपालन में जानो चाहे, तो बी के लिए भी कोई ट्रेनिंग सेंटर, ऐसी कोई व्यवस्था है जटे आप सीख सका कि भाई ऊँट ने किया आप पाल सका, या बी की प्रतिरक्षा प्रणाली ने और कहीं सफल बना सका, ऐसा कुछ? जैसे कि हमारे संस्थान का मैंडेट है कि हम ट्रेनिंग और एक्सटेंशन एक्टिविटीज हमेशा करते रहते हैं। शिक्षा प्रसार हमारा मुख्य उद्देश्य भी है, जिसके तहत हम ऊँट पालकों का अलग अलग प्रशिक्षण, उनके लिए अलग अलग एक्सटेंशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑन फॉर्म भी करते हैं, और साथ ही साथ हम अपने संस्थान में भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें स्वच्छ दूध उत्पादन रहा, ऊँट का लालन पोषण के अलग अलग जो पहलू है, या मिल्किंग से रिलेटेड जो कोई मिल्किंग और मिल्क प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग है, वो भी हम उनको सिखाते हैं। एक चीज़ और मन में आवे है कि जी हाँ थे बताया कि ऊँट में जो नैनो बॉडीज़ हैं वो अलग अलग बीमारी का उपचार में उपयोग हो रही है, मेडिसिन फैक्ट है। भी ही जो ऊँट को दूध है, भी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिले हैं जिसे आपने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में भी इलाज को हो सके है, और लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं, गाय भैंस के दूध की तरफ ज़्यादा जाएं। तो थे ये बात के लिए काई कहना चाहो कि जो ऊँट को दूध को उपयोग अगर आप करा तो अपना शरीर में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रह सके है। ऊँटनी का दूध जो है उसमें विटामिन सी और विटामिन बी अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ ये एक आयरन और लैक्टोफेरिन का बहुत अच्छा सोर्स है। ये दोनों चीज़ें कोई भी बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज को रोकथाम के लिए एक अपनी बुनियादी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है मानव की, उसको बढ़ावा देने के लिए आवश्यक रहते हैं, और ऊँटनी का दूध इस सब में अपना योगदान दे सकता है। और आज के समय में अगर ऊँट का उपयोग की बात की जाए कि पहले तो सिर्फ आपा परिवहन के लिए इस्तेमाल करबो करा कि रेगिस्तान में ही काम आवे, लेकिन आज के समय में अगर ऊँट को उपयोग देखना है तो वो किन किन चीज़ों में अलग अलग तरीके से हो सके है? जैसे ऊँट का पिछले अगर हम देखें कि ऊँट की संख्या कम होती जा रही है, इसका एक प्रमुख कारण है कि मैकेनाइजेशन, जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली या ट्रांसपोर्टेशन में ऊँट का उपयोग कम होता रहा है। तो ज़रूरी है कि हमें ऊँट के जो वैकल्पिक अल्टरनेटिव यूसेज है उनकी दिशा में हमें काम करना चाहिए। तो पहला तो है इसका
ऊँटनी के दूध का एज ए डेयरी एनिमल के तौर पे हमें उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ऊँट से मिलने वाली जो ऊन है उसके भी बहुत सारा प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट प्रिपरेशन, इसके संदर्भ में भी नवाचार किया जा सकता है। और सबसे आखिरी जो आज का विषय है हमारा कि ऊँट का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसका हम कैसे मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। ये 3 चीजों के तहत हम ऊँट के लिए हम कार्य कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो ऊँट की प्रतिरक्षा प्रणाली है, बी में जो नैनो बॉडीज बन रही है वो अपना मानव स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। आप अभी को अलग अलग तरीका से उपयोग भी कर सका। और ई के लिए जो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर है वो भी जोर शोर से प्रयास कर रहे है। अपना जो युवा है बी ने सिखा भी रहे है कि आप नो इको यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। जो अपना ऊँट है सिर्फ परिवहन से ही नहीं लेकर भी को दूध को भी इस्तेमाल किया जा सके और दूध के जरिए मानव शरीर में भी प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ाया जा सके। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको इलाज आप ई के जरिए कर सका। तो एक चौकी पहल है और जो सरकार की तरफ से योजना आया है, ये नीति निर्माण और संरक्षण केंद्र भी खुले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊँट ने आपस सहेज कर रख सका। क्योंकि देखे जा रहे हो कि जो ऊँट का आंकड़ा है वो बहुत कम हो गया है। ऊँट में जो पहले की स्थिति में इस्तेमाल हो और लोगों में इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि भी से लाभ कम है। लेकिन आप प्रयास ऐसा कर रहे हैं कि भाई नई नई चीज़ें ईजाद करके लोगों के सामने लावांगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊँट को दूध है भी को उपयोग हो सकेगा। एक बात आवे जो अपना युवा पशुपालक है और जो छात्र हैं बीने आपा किया समझा सका कि भाई आपा ई क्षेत्र में भी अपनो हाथ आजमा सका कि ऊँट की उपयोगिता अपने लिए कितनी हो सके है। आखिर में एक ही संदेश रहेगा युवाओं के लिए खास करके कि ऊँट एक भविष्य के एनिमल के पशु के तहत हमें उससे देखना चाहिए जो हमें संस्कृति, विज्ञान और नवाचार से जोड़ सकता है। और साथ ही साथ हमें जो मानव या पशु से निगडित जो स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ हैं उस पर एक सफल उत्तर भी हमें प्रदान कर सकता है। तो हमें ज़रूरी है कि इस पशु को हम सहारे, साथ ही साथ इसे प्रोत्साहन दें, संरक्षित करें। यही हमारा राष्ट्र के लिए एक योगदान रहेगा। जी, तो मतलब ऊँट की प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में आज आपने चर्चा करी भी को उपयोग पशुओं में भी और मानव स्वास्थ्य के लिए क्या उपयोगी हो सके बी के बारे में जानकारी ली। और आशा कर रहा कि जो अपना युवा है या जो अपना पशुपालक भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ई बात के लिए सचेत होगा कि भाई जो ऊँट की परिस्थिति जन है प्रतिरक्षा प्रणाली बने हैं बी को सही तरीके से आप रख सका। हाँ, बी का रख रखाव में अपनी व्यवस्था होनी चाहिए, बी का स्वास्थ्य की देखभाल आप सही करा तो आपा ने भी लाभ दुगुनो हो सके है। डॉक्टर सागर अशोक खुलापा जी, आप आया और इतनी चोखी जानकारी आपने दर्शका के साथ साझा की, बी के लिए थाने धन्यवाद देना चाहा। और यही सिलसिला में मैं आगे बढ़ाऊंगा और नई कड़िया में और कुछ जानांगा ऊँट के बारे में। अब आपसे ले वहाँ इजाजत। राम राम सा। धन्यवाद।